हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध, वैध संयोजी बंध और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो देखिएगा, उपसहसंयोजी बंध। देखिएगा, इस बॉन्ड को हम दाता ग्राही बंध, डोनर रेसिपिएंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी होती है। तो अधिकता वाला जो एटम है, वो जिसके पास अष्टक पूर्ण नहीं है, उस एटम को अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस संबंध को हम दाता ग्राही बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान के चलिए मेरे पास कोई ए एटम है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। कोई दूसरा एटम है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ए का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे कि बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो होता क्या है कि ए वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, बी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ए के पास अपने ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ए एरो बी, ये एरो होता है, इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, या इसे हिंदी में उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जिधर टेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, और जिधर हेड होती है वो रिसिपिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ए का ऑक्टेट कंप्लीट था, ए की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बी की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ए ने अपने इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए बी को दे रखे हैं, और बी ने अपना शेयरिंग नहीं किया, सिर्फ ए से इलेक्ट्रॉन लिए ही हैं। तो इस कारण से ए की तरफ हम हेड लगाएंगे और ए की तरफ टेल लगाएंगे और बी की तरफ हेड लगाएंगे। इसका मीन्स ये होता है कि ये डोनेट कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। तो इस बॉन्ड की का जो दूसरा नाम है वो होता है डोनर रेसिपिएंट बॉन्ड, दाता ग्राही बंध। तो ये था आपका उपसहसंयोजी बंध। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। देखिएगा, सल्फ्यूरिक में सल्फर की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन की भी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो सल्फर के 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसके साथ तो ऑक्सीजन दे दीजिएगा। ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये दूसरा है, तो आप देखिएगा, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना सिंगल बॉन्ड बना करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही
ये वाला ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेना है, एक यहाँ से ले लेगा सल्फर से, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शायद करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शायद करना है, इसके पास 6 पहले से थे, तो सल्फर जो है एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इन्हें आप देख सकते हैं इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन में साझेदारी करेंगे। ये वाला ऑक्सीजन इन सल्फर के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि सल्फर ने इस बॉन्ड में सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रेड नहीं किया है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में कोई साझेदारी नहीं की है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ देखेंगे सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, ऐसे ही इस साइड में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड है क्या है कि सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सल्फर को नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे एरो बनाएंगे और ऑक्सीजन नीचे भी। ओके, तो ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का वास्तविक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एग्जाम्पल हैं उप सहसंयोजी बंध के। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और दे लिखते हैं साइनाइड के अंदर। ये क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने CN साइनाइड देखा है, तो साइनाइड में कार्बन 6:4, नाइट्रोजन 7:5। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो इनका पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसा होता है, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 नाइट्रोजन ने लिया तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 5, 6, 7, 8। अब कार्बन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग लिखता है, साझेदारी इक्वल में करता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसकी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी इनका कोई इससे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को एक्स्ट्रा दे देगा। तो ऐसा क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 बॉन्ड जो हैं वो पार्टनरशिप से बने हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड का आप यूज़ करेंगे और ऐसे बना देंगे। बट नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, तो इसकी वजह से हम इस एक बॉन्ड है इसे हम एरो से शो करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम इसे सेमी एरो, अर्ध एरो, आधा एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसे एरो से करते हैं। तो यहाँ एरो भी लिख सकते हैं और अर्ध एरो भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब इससे हम बात करेंगे वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया ना, एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करता है, दूसरे पे कमी होती है, तो इसे हम दाता ग्राही बॉन्ड भी कह सकते हैं। वैद्युत संयोजी बंध, इसे हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए अब वैद्युत संयोजी बॉन्ड्स मीन्स क्या है, यहाँ पर ये बॉन्ड जनरली मेटल और नॉन मेटल के मध्य बनता है, धातु और अधातु के मध्य बनता है। तो धातुएं जो होती हैं वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, तो त्याग करने पर धातुओं पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जो अधातुएं होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने के कारण अधातुओं पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, उस अट्रैक्शन को हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
मान के चलिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम मेटल है, 11 पे आता है, 2 8 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मेरे पास क्लोरीन है, ये 17 पे आता है, तो 2 8 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो होता क्या है कि ये सोडियम जो है यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो Cl- बन जाता है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो NaCl वर्सेस Na+Cl-। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 डिफरेंट चार्जेज हैं, अपोजिट चार्ज हैं। जब अपोजिट चार्ज आ जाते हैं तो उसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, और अट्रैक्शन को ही हम यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से Na+Cl- के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। इस अट्रैक्शन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? वैध संयोजी बल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। Mg है 12 पे आएगा, 2 8 2, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन 17, 2 8 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Mg जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो 2 यूनिट प्लस चार्ज क्रिएट आ जाएगा इस पर, क्योंकि मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। क्लोरीन जो है, तो हम क्लोरीन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 क्लोरीन पर 1 माइनस इसे ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी? MgCl2 एरो, Mg2+ और 2Cl-। तो ये जो बीच में अट्रैक्शन लगेगा माइनस प्लस के बीच में, इसे ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मीन्स आयन का बन जाना, प्लस माइनस क्रिएट हो जाना ही आयनिक बॉन्ड्स कहलाता है। ये हो गया आपका वैध संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड्स। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लेंगे। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जिसके कारण उन पर प्लस आवेश आ जाता है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, जिसके कारण उन पर ऋणावेश आता है। प्लस और माइनस में जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम आयनिक बॉन्ड या वैध संयोजी बंध कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध की। देखिएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये बॉन्ड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। और जनरली ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बनते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। ओके, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिएगा, यह समझिएगा कि इंट्रा बीच में ए वर्ड आया है। इस ए वर्ड का मीन्स होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बात हो रही है। यहाँ पर ये नहीं है, इसका मीन्स 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो है वो अंतराण्विक होता है।
और जो एक ही के अंदर बनता है उसे अंतरा आणविक बंध कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, जैसे कि प्लस माइनस ले सकती हैं, एक ही यौगिक में बनते हैं, ये जो है एक से अधिक यौगिक में बनते हैं, एक से अधिक। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं सैलिसिलडिहाइड, तो सैलिसिलडिहाइड में देखिएगा इस ऑक्सीजन की वजह से इस हाइड्रोजन पर स्लाइडली पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर स्लाइडली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइडली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइडली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलेंगे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो ये एक ही मॉलिक्यूल में बना है तो इसे बोलेंगे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऐसे यहाँ देख सकते हैं जैसे कि H2O है, एक मॉलिक्यूल H2O हो गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल H2O का देखिएगा, देखिएगा इस ऑक्सीजन के कारण इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। तो ऐसे ही हम बात करें तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, तो इस प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसे ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये थे आपके दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जिसमें जितने अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसकी उतनी की अधिक स्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये आपके बंध क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई डाउट है वो आप कमेंट्स में आकर के पूछ सकते हैं।